अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, अच्छे-अच्छे से दिन का आगाज़ हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ज़ंदान-ए-ज़ात। इसको आप वीडियो को ज़रा एंड तक देखिएगा, इसमें कुछ आई थिंक कुछ नया हो जाए शायद, अगर इसके अंदर कुछ सूटेबल हुआ तो। और फिर मुझे बताइएगा लाज़मी कि आप लोगों को ये कैसा लगा। चलें अब स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले बहुत मेहरबानी होगी अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा। कम से कम 50 लाइक तो इस पे दे दीजिए ताकि किसी भी चैनल को आगे बढ़ने के लिए और हम सब की राइटर्स की और हमारी मेहनत की वसूली के लिए आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और चैनल को काफ़ी आगे जाने में मदद मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़ंदान-ए-ज़ात फ़ातिमा नियाज़ी किस्त नंबर 8। बाल्टीमोर के एक कदरे पसमानदा इलाके का मंज़र था। कच्ची टूटी-फूटी सड़क जिसके आस-पास घने दरख्त और खुरदरो घनी झाड़ियाँ उगी हुई थीं। सड़क पर बला की तारीकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ रहा था। स्याह रेनकोट पर स्याह जीन्स, पैरों तक भारी जूते। रेनकोट की हुड उसने सर पर डाल रखी थी। कमर पर एक स्याह चमड़े का बैग था। दफातन उसने कान में लगा आला ऑन किया और अरबी ज़बान में किसी का हाल पूछा। मैं लड़कों के पास जा रहा हूँ। हाँ, कर दूँगा सेट, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं सकता। शेर की आवाज़ बदली हुई थी। उसने आवाज़ बदल रखी थी। ठीक है, फिर कभी। दूसरी तरफ से कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। शेर कुछ कदम मज़ीद चलकर कच्चे में उतर गया। इसका रुख मशरिक़ की जानिब था। कदमों में बला की तेज़ी थी। तुपा फ़ाइल को हाथ में लिए मुतासिर-कुन निगाहों से कभी सामने रखी दूसरी फ़ाइलों को देखती, तो कभी मसरूफ़ अंदाज़ में लैपटॉप की फ़ाइलें खंगालते हाशिर को। वो बेनियाज़ी से बैठा था। मिस तुबा, आपके चेहरे से लग रहा है जैसे आपको अभी भी इन किरदारों पर यकीन ना आ रहा हो। हाशिर ने गर्दन उठाकर सवाल किया। तुबा ने इस बात में गर्दन हिलाई। अरीब ने मुस्कुराहट दबाकर हनैन की जानिब देखा। हनैन भी मुस्कुराया। मैंने ये फ़ाइल्स 2 दफ़ा पढ़ी हैं। मेरा पूरा एक दिन ये समझने में लग गया कि मैं अभी भी सुन पड़ी हुई हूँ। क्या दुनिया ताकत के लिए इतनी गंदगी मचाती है? ताकत क्या इतनी बड़ी चीज़ है? तुबा अजीब से लहजे में सवाल कर रही थी। हाशिर ने इस बात में गर्दन हिलाई। सदियों से यही होता आ रहा है। उसने ठंडी सांस भरते कहा। आपने ये सब कैसे जाना? मैं पिछले 8-9 सालों से खोज कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे कई बार दूसरे ममालिक का सफ़र करना पड़ा। पिछले साल मैंने हेडक्वार्टर पर समरी रिपोर्ट भी की थी। ये मेरी ज़ाती खोज है। इस पर मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। करोड़ों रुपए? कैसे? क्यों? अरीब समेत बाकी तीनों भी हैरत-ज़दा थे, क्योंकि इसमें दुनिया की कई बड़ी एजेंसियाँ इन लॉबीज़ पर खोज में लगी थीं और तकरीबन हर अमन-पसंद मुल्क की तरजीहात में से एक इन गंदी नापाक लॉबीज़ को बेनकाब करना था। इन लॉबीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम दुनिया को पहुँच रहा है। हाशिर ने कहा, आपको गवर्नमेंट ने फंडिंग की? नहीं, मैंने अपनी ज़ाती रकम का इस्तेमाल किया है। ओह! तोबा ने समझकर इस बात में गर्दन हिलाई। वो चाह रहे ही मुतासिर-कुन निगाहों से हाशिर की जानिब देख रहे थे। लेकिन शेर-नामी बला समझ में नहीं आई। इसकी प्रोफ़ाइल खाली क्यों है? और ये है कौन? सारी कहानी जानने के बाद मुझे लगता है ये एक अहम किरदार होगा। होगा नहीं, है। ये बहुत अहम किरदार है। लेकिन हमारे पास इसके हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं है। सिवाय इसके कि ये जीएफएसआर का हिस्सा आज से 10 साल कबल बना है। और इसके पहले ये ऑर्गेनाइज़ेशन सिर्फ़ जीएफ एंड को थी। फिर जीएफएसआर यानी गोल्डन फॉक्स और शेर रूसिया। इसका ख़ानदान, मज़हब, शहरियत और पस-ए-मंज़र क्या है, कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि इसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। गोल्डन फॉक्स भी इसी तरह एक ही बहुत खुफ़िया किरदार था, लेकिन अब वो एक खुफ़िया किरदार नहीं रहा। मेरी रिसर्च के मुताबिक वो एक पैदाइशी निशान ज़दा चेहरे का मालिक है, जिसकी वजह से वो स्याह मास्क का इस्तेमाल करता है। लेकिन शेर की तस्वीर के नाम पर मेरे पास फ़कत एक तस्वीर है। ये। हाशिर ने अपना लैपटॉप उनकी जानिब घुमाया और वो चारों फ़ौरन उसे आगे आए थे। डार्क वाइब्स, तूबा मुँह बनाकर पीछे हटी। स्याह मास्क, स्याह कोट, स्याह जूते, स्याह दस्ताने, हनैन ने कहा। ये अपने साथ खड़े लोगों में सबसे लंबा है।
آپ سے بھی زیادہ لمبا لگ رہا ہے یہ تو، منان بولا۔ مجھے پتا تھا سب سے پہلے تم یہی دیکھو گے اور پھر کہو کہ کاش میں بھی تھوڑا لمبا ہوتا۔ حنین نے دانت نکالتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے تمہارے قد کو؟ 5 فٹ 9 انچ چھوٹا تو نہیں ہے؟ ہاشم نے حنین کو دیکھتے کہا، اسے لگتا ہے کیا ہم اس کے نام کو اپنے اردو کے شیر والا شیر نہ سمجھیں؟ اور روسیا میں بھی کچھ اپنا اپنا لفظ ہے۔ قریب نے بغور اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شیر اور روسیا دونوں الفاظ دنیا کے سینکڑوں زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں جس کے باعث وہ ذرا سا بھی پاکستان سے تعلق رکھتا ہو۔ پہلے میرا ماننا بھی یہی تھا، لیکن ہمیں ہر پہلو کو سامنے رکھ کر سوچنا ہے، اور اب بات یہ ہے کہ اس کے پس منظر کو چھوڑ کر اس کی موجودہ سرگرمیوں کو ڈھونڈنا ہے۔ ہاشم نے کہا تو وہ سب اسبات میں گردن ہلانے لگے۔ مزید آج آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا۔ سب کے مشاہدے اور مشورے کارآمد رہے۔ ہاشم نے عادت کے مطابق نرمی سے چاروں کو بہت سراہا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، شکریہ، مہربانی۔ وہ سب خوش دلی سے بولے۔ کمانڈر، آج میرے گھر ڈنر پر فرینڈز گیدرنگ ہے، تو کیا آپ آنا پسند کریں گے؟ کیپٹن حنین نے سوال کیا۔ ہاشم نے یکدم جذب جذب ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ کیا ہم بھی انوائٹڈ ہیں؟ اریب فوراً پرجوش ہوا۔ حنین نے ہنستے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ بہت شکریہ کیپٹن، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں شرکت نہیں کر سکوں گا۔ دراصل مجھے کچھ دیر میں شہر سے باہر ایک کام سے جانا ہے۔ ہاشم نے مخصوص انداز میں معذرت کر لی۔ اس دوران طوبا خاموشی سے ہاشم کے وجود کو نگاہوں کے حصار میں لیے دیکھتی رہی۔ طوبا، تم آ رہی ہو؟ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، سوری۔ طوبا نے اریب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کمانڈر، مجھے آپ سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ کیا میں یہاں رک جاؤں؟ طوبا نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ جی ضرور، لیکن میرے پاس زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہی ہے۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے بولا۔ طوبا دل ہی دل میں خوش ہوتی مسکرائی۔ جی، اتنی دیر میں ہو جائے گا میرا کام۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نکلتے ہیں۔ منان اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولا۔ امید ہے سب کا وقت اچھا گزرے گا۔ تھوڑی دیر میں بارش کا بھی امکان ہے۔ راستے میں احتیاط کیجیے گا، چھتریاں اس باسکٹ میں رکھی ہوئی ہیں، ضرورت ہو تو لے لیں۔ ہاشرین کو رخصت کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ طوبا بے اختیار مسکرائی۔ A real gentleman۔ وہ انہیں دروازے تک رخصت کر کے واپس آیا تو طوبا بے وجہ ہی اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ ہاشر نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا، جیسے اس کے مسکرانے کی وجہ جاننا چاہ رہا ہو۔ وہ دراصل ہمیں آپ کو جوائن کیے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک میں نے آپ کی مسکراہٹ نہیں دیکھی، تو میں یہی جاننا چاہتی تھی کہ آپ کی مسکراہٹ کیسی ہے۔ اس لیے میں مسکرائی تاکہ آپ بھی مسکرائیں۔ طوبا نے فوراً وضاحت دی۔ ہاشر بھر بھر کو خاموشی سے اس کی جانب دیکھا، پھر سر جھٹک کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ طوبا نے گردن آگے کرتے اسے راہداری سے گزر کر کچن کی جانب جاتے دیکھا۔ مسکرا تو دیتے۔ طوبا بڑبڑائی اور اپنی فائل کھول کر قلم سنبھالا۔ کمانڈر، کیا یہ فائل مزید 2 دن کے لیے نہیں مل سکتی مجھے؟ طوبا بآواز پوچھ رہی تھی۔ مل سکتی ہے، ہاشر نے جواب دیا۔ طوبا یکدم حیران ہوئی، پھر خوشی سے بد مٹھی ہوا میں لہرائی۔ پین پھینک کر کچن کی جانب بڑھی۔ وہ کافی بنا رہا تھا۔ کیا میرے لیے بھی بنا رہے ہیں کافی؟ وہ کچن میں داخل ہو کر بولی۔ مجھے لگا کام کریں گی۔ جی، لیکن آپ نے فائل لے کر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میں سارے فارمولے کاپی کر سکتی ہوں نا؟ طوبا نے پھر تائید چاہی۔ ہاشر نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ پہلی بار دیکھا ہی کسی کو اپنی محنت کسی اور کو یوں دیتے ہوئے۔ وہ واقعتاً حیران تھی۔ ہم ایک ہی ٹیم میں ہیں اور میرے لیے اتنا کافی ہے کہ ان میں سے سب میرے ہی ملک کے لیے کام کر رہے ہوں گے، اور اگر میں ٹیم ممبر نہ ہوتی تو آپ کو دیکھنے کی بھی اجازت نہ ملتی۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ طوبا نے کندھے اچکائے۔ آپ مجھے کافی بنانے کا کہہ دیتے۔ طوبا خوش دلی سے بولی۔ آپ کافی اچھی نہیں بناتی۔ ہاشر نے پھر صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے طوبا کو حیران کر دیا۔ وہ لب چبا کر رہ گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں ویسے؟ فیملی سے ملنے؟ ہاشر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ گھر کے سارے کام آپ خود کرتے ہیں؟ جی۔ ہاشر کب دھو رہا تھا۔ کپڑے بھی خود دھوتے ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ جی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ ایسی زندگی گزارتے ہوں گے۔ آپ کے پاس تو کار تک نہیں ہے۔ تو بائستگی سے بولی۔ کہیں اسے برا نہ لگ جائے، لیکن تجسس اپنی جگہ تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اس کے بارے میں۔ میرے پاس کار ہے۔ ہاشر نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ نیچے جو سزوکی کھڑی ہے، سفید۔ وہ؟ طوبا کی آواز بے یقینی سے پر تھی۔ وہ کار جو سب سے کونے میں کھڑی رہتی ہے، چھوٹی سی؟ معاف کیجیے گا کمانڈر، لیکن مجھے لگتا تھا کسی نے اپنی پرانی کار اسکریپ کر کے وہاں چھوڑ دی ہے۔ اسے دیکھ کر یہی لگتا ہے۔ وہ اتنی بری حالت میں نہیں ہے۔ ہاشر نے قب اس کی جانب بڑھایا اور باہر نکل گیا۔ طوبا بھی اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔
लेकिन इतना पुराना मॉडल लेने की क्या ज़रूरत थी? मुझे यकीन है, आप एक कार तो अफ़ोर्ड कर ही सकते हैं। मेरे पास एक अच्छी कार, अच्छा घर और नौकर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। वो अपनी फाइलें समेट रहा था। तो फिर? मुझे लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करना पसंद नहीं है। ओह! तूबा बेइख्तियार बोली। शायद इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी पर भी तवज्जो नहीं देते। आपके एक अच्छा हेयर स्टाइल रख सकते हैं, लेकिन हमेशा छोटे बाल रखते हैं, सादा कपड़े इस्तेमाल करते हैं और शेप भी नहीं रखते। अगर आप चाहें तो एक अच्छा हेयर स्टाइल, अच्छा फेस शेव और ड्रेसिंग स्टाइल रख सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते लोग मुतवज्जो हैं, इसलिए आप ऐसे रहते हैं। हाशिर ने इस बात में गर्दन हिलाई। मेरा ख्याल है बातें बहुत हो गई हैं, हाशिर ने कहा। तुबा ने अपनी कॉफ़ी का कप देखा, जो अभी भी इसी तरह रखा था। आप अपनी कॉफ़ी ख़त्म करें, हाशिर कहकर अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। मुझे लगा कॉफ़ी भी नहीं पीने देंगे। वो बड़बड़ाई। उसने अभी एक घूंटी भरा था जब अचानक कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। तुबा बेइख्तियार दहल कर सीधी हुई और कप रखकर अंदर की जानिब दौड़ी। वो कमरे में दाखिल होते ही रुक गई। कमांडर, आप ठीक हैं? तुबा ने सामने गिरे दो बैगों की जानिब देखा। एक बैग से कुछ पुराना सामान निकलकर फर्श पर गिरा हुआ था। हाशिर ने इस बात में गर्दन हिलाई। आपकी कोई मदद कर दूं? तुबा आगे बढ़ी। हाशिर ने इस बात में गर्दन हिलाई। ये सामान इस बैग में डाल दें, वो बोला और दूसरा बैग उठाकर स्टोर रूम की जानिब बढ़ गया। जमीन पर खून की बूंद गिरी थी। एक कांच की बोतल थी जो टूटी थी। उसके आसपास कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे जिन्हें लपेटकर भूरी डोरी से बांधा गया था। तुबा का हाथ एक भारी सी पुरानी डायरी में पड़ा। उसने उठाकर बैग में डालना चाहा, लेकिन बेख्तियार ही डायरी का एक सफ़ा खुला और एक तस्वीर निकलकर जमीन पर गिरी, जिस पर निगाह पड़ते ही तुबा चौंक गई। वो तस्वीर दो बच्चों की थी जो एक जैसी शक्ल के थे। एक कद में थोड़ा छोटा था, जबकि एक बड़ा दिखता था। उसने फौरन उठाकर तस्वीर को दोबारा डायरी में रखा और डायरी को बैग में डाल दिया। फिर दीगर सामान उठाकर अंदर डालने लगी। हाशिर वापस आया तो उंगली पर जख्म पर पट्टी बंधी हुई थी। आपको ज्यादा तो नहीं लगी? तुबा फिक्रमंदी से पूछ रही थी। हाशिर ने नफी में गर्दन हिलाई। शुक्रिया। हाशिर ने सामने रखा बैग उठाया जिसमें तुबा बाकी का सामान रख चुकी थी। कोई बात नहीं, वो कहकर उठी और कमरे से निकल आई। उसका ज़हन इन अल्फाज में ही जामद रह गया था। हाशिर के हवाले से तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया था। क्या था वो सब? वो सारे कागज़ जो सँभाल कर रखे गए हैं? वो बच्चे? वो सतरें? कितना पुरइसरार है सब। वो बड़बड़ाई और नीम गर्म कॉफ़ी का कप लबों से लगाकर गटागट पी गई। काफ़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि मेरे कमांडर ने बनाई थी, तो मैं ज़ाया करने की हिम्मत नहीं रख सकती थी। वो बड़बड़ाकर उठी और मतलूबा फ़ाइल लेकर बैग में डालने लगी। इसी दौरान वो कमरे से निकल आया। गुड बाय कमांडर। बाय। बास्केट से छतरी उठा लें और रास्ते में एहतियात कीजिएगा, हाशिर ने कहा। तुबा मुस्कुरा दी। शुक्रिया कमांडर, वो खुश दिली से कहती बाहर की जानिब बढ़ गई। हाशिर बाकी की फाइलें उठाकर अपने मखसूस काम के कमरे की जानिब बढ़ गया। तुबा नीचे पार्किंग लॉट तक आते हाशिर की सुजुकी की कार की जानिब आई और झांक कर अंदर की जानिब देखा। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मुझे लगता था कि डाकाई एक बहुत ही शहाना जिंदगी गुजारते होंगे, लेकिन ये इनकी कार इनकी है। ये घर। उसने गर्दन उठाकर खिड़की की जानिब देखा, जहां एक कैक्टस रखा था। सफेद पर्दे बाहर से ही नजर आ रहे थे। डार्क आई मेरी तवक्कुआत से बिल्कुल बरक्स निकले, लेकिन बहुत ही पुरस्कार है इनमें। अच्छे तरीके से बात करते हैं, मगरूर नहीं है, कॉफी भी अच्छे बनाते हैं। इनके आसपास रहते हुए ऑकवर्डनेस फील नहीं होती। रिस्पेक्टफुल है, जेंटलमैन है, लेकिन मैं इनके बारे में और जानना चाहती हूँ। मसलन कहाँ से आए हैं, फैमिली में कौन कौन है, मजीद इनके पास इतनी एडवांस रिसर्च के लिए पैसा कहाँ से आया। वो इन्हीं सोचों में घिरी हाशिर की खिड़की को घूर रही थी जब वो अचानक ही खिड़की पर आन खड़ा हुआ। उसने तुबा को यूं बेसुध सा खिड़की को घूरते देखा तो उलझ गया। तुबा हाशिर को खिड़की पर देखकर बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी। कमांडर तो मुझे स्टॉकर ही समझ लेंगे। वो बड़बड़ाकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई। हाशिर ने उसे कार की जानिब बढ़ते देखा तो खिड़की से हट गया। वो एक कदरे टूटी फूटी इमारत थी। खंडरात में बदली इस इमारत के आसपास भी झाड़ियां और ऊंचे दरख्त थे। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने पर सामने खुली छत थी। आसपास मलबा गिरा था। वो बाएं जानब मुड़ा और नीचे सीढ़ियों पर कदम रख दिए। सीढ़ियां नीचे की जानिब जाते जाते बाएं जानिब से ऊपर की जानिब जाने लगी। वो जैसे ही इस इमारत के नक्शे से वाकिफ था, ऊपर की जानिब बढ़ गया। कुछ आगे जाकर एक सीढ़ी के आगे की जानिब
راہداری میں بڑھتی دکھائی دی، جبکہ پیچھے کی جانب لوہے کا بھاری گیٹ تھا۔ شیر نے گیٹ کے قریب جا کر بائیں جانب لگے ایک ٹوٹے پھوٹے میل باکس میں ہاتھ ڈال کر بٹن دبایا۔ وہ دروازہ بغیر آواز کے کھل گیا۔ شیر اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک اور راہداری تھی۔ شیر آگے بڑھتا رہا۔ کئی منٹ چلنے اور چھوٹی بڑی راہداریوں سے گزرتے وہ ایک اور گیٹ تک آیا اور گیٹ کے قریب لگے الیکٹرک تھمب مشین پر انگوٹھا رکھ دیا۔ گیٹ فوراً کھلا۔ شیر نے کوٹ کی آستین سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کیے اور اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر جاتے ہی گیٹ بند ہو گیا۔ کمانڈر، مرحبا کمانڈر، مرحبا۔ وہاں درجن بھر مختلف عمر اور قد کے لڑکے تھے۔ سامنے قالین بچھا تھا، ایک جانب صوفے جبکہ دوسری جانب کرسیاں اور میز تھی۔ کیسے ہو سب؟ ہم سب ٹھیک ہیں، آپ کو اتنے وقت بعد یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ایک سرخ و سفید رنگت کا خوش شکل نوجوان مسکراتے ہوئے بولا۔ شیر نے بیگ اتار کر اس لڑکی کی طرف بڑھایا۔ مجھ سے ملنے میں کیا مسئلہ تھا؟ کیا یقین نہیں ہے؟ اسی پر ایک جانب سے ایک اور شخص نکلا، سر پر پی کیپ پہنے کھڑا تھا، سرخ و سفید رنگت اور سبز آنکھیں۔ وہ سنجیدگی سے شیر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یقین کی بات تم مت کرو، تم جانتے ہو مسئلہ کیا تھا؟ شیر نے اس کا کندھا تھپتھپایا، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کے گلے سے آ لگا۔ باقی کے لڑکے ایک ایک کر کے ہال سے نکلنے لگے۔ شیر کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ لڑکیوں کی طرح رونے مت لگ جایا کرو۔ شیر نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے خود سے دور کیا۔ میں یاد کرتا رہا آپ کو، آپ مجھ سے ملنے نہیں آتے۔ میں شارجہ بھی آیا تھا، روس بھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے ایسے ملکوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں، دور دور رہا کرو۔ شیر سختی سے بولا۔ لیکن بھائی، ہاں ہاں جانتا ہوں یاد کرتے ہو مجھے، میری محبوبہ سے زیادہ روتے ہو میری یاد میں، لیکن سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ شیر نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ منہ بسورتا کرسی پر جا بیٹھا۔ اسی پر ایک لڑکا ایک باؤل میں آئس کریم لے آیا۔ بھائی، آپ کی محبوبہ کون ہے؟ یہ بھی پوچھنا تھا؟ شیر نے اسے گھورا۔ وہ دانت نکالنے لگا۔ اچھا، مرینا کیسی ہے؟ وہ پرجوش ہوتا شیر کے قریب آیا۔ اس سے کسی قسم کی امید مت لگاؤ غازی۔ لیکن غازی نے کچھ کہنا چاہا۔ شش، ٹھیک ہے۔ غازی خاموشی سے سر جھکا گیا۔ اردن کب جا رہے ہو؟ پرسوں۔ سامان مل گیا تھا سارا؟ ہاں۔ خیال سے جانا۔ شیر نے آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ غازی خاموشی سے شیر کی جانب دیکھتا رہا۔ شکریہ بھائی۔ غازی نم آنکھوں سے مسکرایا۔ شیر نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور باؤل رکھ کر اٹھ گیا۔ مجھے کام ہے کچھ، اس لیے فوراً نکلنے کی تیاری کروں گا۔ شیر کہتے ہوئے سامنے کی جانب بڑھا۔ غازی غضنفر بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے نیچے آئے، جہاں ایک تاریک اور تنگ سی راہداری تھی۔ راہداری سے گزر کر وہ لوہے کے بھاری گیٹ تک آئے اور اسے اندر کی جانب دھکیلا۔ گیٹ کھلتے ہی سامنے کھڑے لڑکے احترام سے جھکے اور ایک طرف ہو گئے۔ کمرے میں کئی بڑے چھوٹے کمپیوٹر اور دیگر جدید قسم کی مشینیں تھیں۔ میں نیا سرور انسٹال کر رہا ہوں، بس دھیان رہے اس میں کسی قسم کا وائرس نہ آئے اس بار، اور پرانا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے شاید۔ شیر اپنا بیگ کھولنے لگا۔ وہ سب اس کی بات بغور سنتے قریب آئے۔ شیر نے کرسی سنبھالی اور تیزی سے کی پیڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ وہ سب خاموشی اور توجہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں شیر کے لیے عزت اور متاثر زدہ تاثرات تھے۔ غازی بھی محبت بھری نرم نگاہوں سے شیر کو دیکھنے میں محو تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی، جیسے کئی سال بعد کسی اپنے کو پا کر زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ وہ کام جو لڑکوں سے 3 دن میں نہ ہوا، شیر نے 25 سے 20 منٹ میں مکمل کر کے جگہ چھوڑ دی۔ شیر اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ بھائی کھانا کھا کر جائیں، غازی اسے جانے کی تیاری کرتا تیزی سے بولا۔ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے، تم بھی جلدی سے جلدی جگہ چھوڑ دو۔ 3 دن سے پہلے پہلے اردن پہنچ جاؤ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں مرینا کا کام تمام کرنا پڑے۔ غازی کے چہرے پر بے یقینی اور دکھ کے تاثرات ابھرے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ لیکن کیوں بھائی، وہ وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے، ہمیں اسے خاموش کروانا پڑے گا۔ شیر جیکٹ پہنتے بولا۔ اور تم اپنا فیصلہ کر لو، تمہارے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ تمہارے جذبات، یا بھاڑ میں جائیں جذبات؟ اگر مخلص نہیں ہے تو ایک لمحہ لگائے بغیر ختم کر دیں اسے۔ وہ سرخ چہرہ لیے بولا۔ اس کی آنکھیں دکھ اور افسوس کا نشان تھی۔ شیر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ حمود اصفہانی سے رابطہ ہوا؟
शेर का रुख अब बाहर की जानिब था। वो पाकिस्तान में है, काजी ने इतला दी। पाकिस्तान में कितने लोग हैं अभी अपने? पूरा पाकिस्तान ही अपना है, काजी मुस्कुराया। किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। जब बात माल और जान पर आती है तो जज्बात कहीं नजर नहीं आते, समझ गए? लेकिन वो अच्छे दोस्त हैं, आजमाए हुए। हजार बार भी आजमा लो लेकिन भरोसा नहीं करना। जैसा आप कहें। काजी ने सर झुका दिया। मैं चलता हूँ। शेर ने इसका कंधा थपथपाया। आप कब आएंगे? काजी उसके सीने से लगकर पूछने लगा। मैं शायद कभी ना आ सकूं। सबको मेरा सलाम देना। आप हमारी जान हैं। शेर की गाजी की आवाज भर आ गई। शेर ने इसका कंधा थपथपाया और उसे दूर करता बाहर की जानिब बढ़ गया। गाजी अपनी सबस चमकती नम आंखों से उसे नजरों से ओझल होता देखता रहा। अब जो मुझसे दोस्ती करना चाहता है, जिंदगी की दोस्ती आजमा कर आया होगा। तोबा ने अरीब के कान में सरगोशी की। क्या सच में? तुमने कमांडर की डायरी में ये लिखा देखा? हाँ, मैंने देखा। वह एक तस्वीर थी जिसमें दो बच्चे थे। तुम्हें इनकी जाती चीजों में यूं हाथ नहीं डालना चाहिए था। अरीब ने उसे घूरा। क्या मैं तुम्हें इतनी बदअखलाक और बदतमीज लड़की लगती हूँ? वो डायरी इनके बैग से गिरी। मैंने उठाने लगी तो तस्वीर निकल आई। तस्वीर को दोबारा अंदर रख रही थी जब वो शेर दिखा। इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तप कर बोली। अरीब ने नफी में गर्दन हिलाई। क्या वो दूसरा बच्चा कमांडर का भाई हो सकता है? मुझे नहीं पता। अरीब ने कहा। मैं बहुत मुतजस्सिस हूँ। तो बड़बड़ाई। क्यों? इसी पर हाशन नरमी से सवाल करता हाल में दाखिल हुआ। तुबा और अरीब बुखलाकर सीधे हुए। हेलो कमांडर। अरीब फौरन खुश दिली से बोला। तुबा सर झुकाए मेज को घूरती रही। कमांडर, तुबा ने गलती से आपकी जाती डायर। छोटा भाई था मेरा। 15 साल पहले इस दुनिया से चला गया। हाशिर ने जिस लहजे में कहा। अरीब और तुबा साकत रह गए। हाशिर का मुरझाया लहजा और सुर्ख आंखें देखकर तुबा का दिल दुखा था। अरीब भी अफसुर्दगी से हाशिर को देखने लगा, जो अपने बैग में सामान डाल रहा था। कैसे हुई थी आपके भाई की वफात? तुबा ने आहिस्तगी से सवाल किया। हाशिर ने ठंडी सांस भरते बैग की जिप बंद की और सीधा हुआ। यह तो मैं भी नहीं जानता। हाशिर ने सर झटक कर कहा और पेशानी मसलता उनके करीब आया। कैप्टन हनैन और मनान नहीं आए? आप में से किसी का इनसे राब्ता हुआ है? वो फाइलें समेटता सीधा हुआ और उसी पल उसके हाथ से फाइलें छूटकर जमीन पर गिरी। अरीब और तुबा ने एक दूसरे की जानिब देखा, फिर हाशिर को, लेकिन वो शर्मिंदा हुआ बगैर फाइलें उठाने लगा। तुबा की नजर हाशिर के हाथ की जख्म पट्टी पर पड़ी। अब आपका हाथ ठीक है कमांडर? ज्यादा गहरा नहीं था जख्म। वो कहकर अंदर की जानिब बढ़ गया। तुबा ने गर्दन घुमाकर उसे अंदर जाते देखा, फिर अरीब की तरफ देखने लगी। अरीब ने उलझन अमेज अंदाज में कंधे उचकाए और सामने की जानिब काउंटर पर रखी छोटी क्यारियों को देखा। क्या वाकई कमांडर इन प्लांट्स को साथ लेकर जाएंगे, जैसा कि वो कुछ देर पहले कह चुके हैं? तुबा धीमी आवाज में बोली। अरीब थोड़ी पर हाथ रखे फिर पौधों को घूरने लगा। क्या वाकई कमांडर ने कहा? ये उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं? पौधे? अरीब को हनूस शक था। जैसा कि तुम सुन चुके हो। तुबा ने अस्वात में गर्दन हिलाई और खुद भी सामने रखी छोटी क्यारियों को देखने लगी। क्या वाकई कमांडर ने कहा कि वो दिन में 4 घंटे अपने पौधों को देते हैं? अरीब का अंदाज तुबा को हंसने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ऐसा ही है। तभी कहूँ कमांडर के घर इतने पौधे क्यों हैं? शायद इन्हें पौधे कुछ ज्यादा ही पसंद है। अरीब ने बिलाखिर सोफे की पुष्ट से टेक लगा ली। हाँ, ऐसा ही है। तुबा ने निगाहें घुमाकर आसपास देखा। मेज पर, खिड़कियों पर, किताबों की रैंक पर, किचन की तरफ जाने वाली राहदरी पर हर जगह ही कोई ना कोई ऐसी किस्म का पौधा जरूर था जिसे तुबा ने कभी नहीं देखा था। वो कुछ देर कब नरमी से उन्हें अपने पौधों के बारे में बता रहा था कि कैसे कौन सा पौधा मुस्बत तब्दीली की निशानी है और किस पौधे के क्या फायदे हैं। तुबा के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट चमकी। क्या आप लोग पौधों के बारे में नहीं जानते? इसका कुछ खफा, कुछ हैरान और कुछ उलझा सा अंदाज तुब्बा के तस्वुर में उभरा तो वो आहिस्तगी से हंस दी। बाकी सब बातों का तो नहीं पता, लेकिन इनके बड़े बड़े हाथों में छोटे छोटे पौधे देखकर कितने प्यारे लग रहे थे। वो बड़बड़ाई। धूप ने पार्क में हर जानब सुनहरी रोशनी फैला रखी थी। सर्द मौसम में इस धूप ने मिजाज खुशगवार कर रखे थे। बल्डमर के रिहायशी पार्क में आ जमा हुए थे। आसपास बच्चे खेल कूद में मगन थे। ट्रैक पर हर उम्र के लोग दौड़ते नजर आ रहे थे। कोई वर्जिश में मगन था। जन्नत ट्रैक से कुछ फासले पर लगी संगमरमर की बीच बेंच पर बैठी थी। सुरमई हुड पीछे गिरा रखी थी। बाल ऊंची पोनी में मुकी थे। कानों में हेडफोन्स लगाए वो एली से बात कर रही थी। चेहरे पर उलझन अमेज तासुरात थे।
तुम्हें एक पल के लिए लगा वो वो शारजा में है, सारी कम्युनिटी जानती है। और तो और कल दोपहर को वो मुझे डैनियल दिखा। डैनियल? कहाँ? कब क्या कर रहा था? क्या शेर भी था साथ? जन्नत चीख पड़ी। उसका दिल एकदम तेजी से धड़क उठा था। क्या तुम्हें लगता है स्टेडियम रोड वाले रेस्टोरेंट में बैठकर कहवा पी सकता है? एलिया इसकी बेसब्री और चीख पर मुंह बनाकर सवाल किया। नहीं। जन्नत ने मुंह बसुरा। तो फिर चीखना बंद करो। एलिया ने उसे डपट दिया। ठीक है। जन्नत बेदिली से बोली। उसके करीब ही उसकी भूरी कवर कवर वाली 2 डायरियां रखी थीं, जिनके करीब इसका सिल्वर पेन था। कुछ ही फासले पर वो स्याह कैप और स्याह सादा मास्क लगाए सफेद ट्राउजर और सफेद टी-शर्ट पहने खड़ा खामोशी से उसे देख रहा था। उसे यहाँ खड़े 25 मिनट गुजर चुके थे। उसके हाथ में जामनी फूलों का गुलदस्ता था, जो उसने करीबी स्टॉल से खरीदा था। वो इसकी तवज्जो हासिल किए बगैर 4 चक्कर ट्रैक के लगा चुका था और 6 मुख्तलिफ जावियों पर खड़ा होकर उसकी कई तस्वीर बना चुका था। लेकिन हनूज इसका दिल नहीं मान रहा था कि वो यहाँ से जाए, जबकि 1-2 घंटे बाद उसकी फ्लाइट थी। मजीद 5 मिनट गुजर गए। जन्नत हनूज कानों में हैंड फ्री लगाए किसी से बातों में मगन थी। वो किसी कौन था? शेर ये भी जानता था। आखिर एक ठंडी सांस भरते उसने कदम उसकी जानिब बढ़ा दिए। वो झुंझू कदम बढ़ा रहा था। उसकी धड़कनें रफ्तार पकड़ती जा रही थीं। इस दुनिया में वाहिद हस्ती ये छोटी चुड़ैल, जो कि अब बड़ी हो गई है, मेरे दिल को मुझसे ज्यादा अजीज है। मजाल है जो उसकी गुर्बत में ये सख्त दिल अपनी सख्ती बरकरार रखने में कामयाब हुआ हो। लेकिन खैर, सामने जन्नत हो तो फिर कैसी सौदेबाजी और कैसा नफा नुकसान। वो बड़बड़ाता हुआ उससे चंद कदम दूर जा रुका, फिर एक गहरी सांस भरकर तेजी से उसकी जानिब बढ़ा और अकब से जाकर गुलदस्ता रखते दोनों डायरियां उठा ली। जन्नत ने फौरन पीछे मुड़ना चाहा लेकिन साकत रह गई। वो सर झुका गया था। तुम? शुक्रिया अपने मुहाफिजों को दोबारा डॉश देकर मेरी जन्नत से मिलने का एक और मौका देने के लिए। वो मुस्कुराते लहजे में बोला और उसकी ठोड़ी पकड़कर सामने की जानिब की। आसपास कुछ लोग मतवज्जो थे, लेकिन देखने पर यह मंजर एक खूबसूरत जोड़े का मालूम हो रहा था। इसलिए कोई भी ये नहीं जान सकता था कि सूरत हाल क्या है। मेरी डायरी मुझे वापस करो, वो खुशीले लहजे में बोली। नहीं, ये मेरा तोहफा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ये तोहफा देने के लिए। मुझे यकीन है इसमें लिखी तहरीरें तुम्हारे महबूब शेर के लिए हैं, लेकिन इन्हें पढ़ते हुए मैं खुद को शेर तस्वुर करूंगा। शेर मुस्कुराते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी डायरी वापस करो। वो दबे दबे लहजे में गुर्राई। मुझे माफ करना। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए तकलीफ का बायस हूँ। मैं यूं तुम्हें टॉर्चर करने का बिल्कुल भी हामी नहीं हूं, लेकिन मजबूरी है। वो इसके कान में सरगोशी करता अपने हाथ उसकी कनपटी तक लाया और शहादत की उंगली से मखसूस नस तलाशनी चाही। जन्नत उलझन अमेज अंदाज में उसकी मजबूत पकड़ और उसकी फिंगरलेस ग्लव्स को देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर रहा था, लेकिन वो इसकी नरम पोरों को अपनी कनपटी पर महसूस करती बेचैन हुई थी। तुम क्या कर रहे हो? आराम करो। मुझे यकीन है 20-25 मिनट बाद जागने पर तुम पुरसकून महसूस करोगी। शेर ने कहते उसकी कनपटी पर दबाव डाला। जन्नत की बिनाई में धुंधलापन उभरा। वो आंखें मूंद गई। शेर ने उसका सर आहिस्तगी से थामकर बेंच की पुश्त पर रखा और घूम कर सामने आया। वो इसके बराबर में आ बैठा और टांग पर टांग रखकर एक नरम रिगा जन्नत पर डाली और फिर उसका सर अपने कांधे से टकाकर डायरी खोल ली। करीब रखा पेन भी हाथ में ले लिया। मास्क के पीछे से उसके लब खूबसूरत अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। मैं सोच रहा था तुम्हारे आराम करने तक मैं डायरी पढ़कर वापस रख जाऊंगा, लेकिन मुश्किल है ये। तुम्हारे करीब बैठकर तुम्हें ना देखना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे ये डायरियां चुरानी पड़ेंगी। लेकिन वादा है, अगली दफा आऊंगा तो वापस कर जाऊंगा। वो नरमी से कहता इसका चेहरा नजरों के हिसार में लिए हुए था। यकीन नहीं आता, इतने खूबसूरत पल भी मेरे नसीब में लिखे थे। वो फिर बड़बड़ाया और आसमान की जानिब देखा। धूप सीधी जन्नत के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी जेब से सनग्लासेस निकालकर जन्नत की आंखों पर लगाकर उसकी हुड उसके सर पर डाली और आगे की तरफ खींच ली, जो अब उसकी नाक तक आ रही थी। वो नरमी से मुस्कुरा फिर नरमी से उसके सर पर हाथ फेरकर उठकर एक जानिब बढ़ गया। तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहिए। वैसे ये पार्क भी काफी बड़ा है। सब कुछ ही दस्तयाब है। वह बड़बड़ाता हुआ एक जानिब बढ़ गया। जन्नत के हवास लौटने लगे थे। उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर अपनी हुड हटाई और आंखों से चश्मा हटाकर झटके से उठकर आसपास देखा। दफतन एक जानिब से वो इसे हाथ हिलाता दिखाई दिया। जन्नत उसकी जानिब बढ़ी, लेकिन अगले ही पल रुक गई। वो हाथ के इशारे से उसकी जानिब भूसा उछालता मुखालिफ सिमत में बढ़ गया।
जन्नत खामोशी से खड़ी उसे जाता देखती रही। यकीन नहीं आता, इतने खूबसूरत पल भी मेरे नसीब में लिखे थे। जन्नत के कान में उसकी आवाज़ गूंजी। क्या वो शेर हो सकता है? जन्नत बड़बड़ाई और आहिस्तगी से अपनी कनपटी पर हाथ फेरा। लम्स हनूस महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे वो शेर ही था? वो बड़बड़ाई, तुम्हारे करीब बैठकर तुम्हें ना देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे तुम्हारी डायरियां चुरानी पड़ेंगी। मेरी डायरियां? वो एकदम चीख कर बेंच की जानिब लपकी। बेंच के करीब पहुंचने पर वो दंग रह गई। बर्गर, जूसेस, चॉकलेट्स, कैंडीज, नई डायरीज, क्लिप्स, कॉटन कैंडी, टेडी बियर्स, खिलौने, पेन, फूलों के गुलदस्ते। वो घूमकर बेंच के सामने आई। तुम्हारे सोते हुए ज्यादा दूर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था और इस पार्क के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर यही दस्तयाब था। अब मुस्कुराओ, अपना ख्याल रखना। योर्स, वन एंड ओनली। जन्नत मुंह खोले हैरत से सब देख रही थी। योर्स, वन एंड ओनली? वो बड़बड़ाई। कौन हो तुम? बड़बड़ाई और अपने आप से सवाल किया। उसके दिल में पहला ख्याल जिस शख्स का आया वो शेर ही था, लेकिन ज़हन ने हमेशा की तरह दिल की पुकार पर इनकार में गर्दन हिला दी। दवा के इनकार पर जन्नत ने भी यही अमल दोहराते नफ़ी में गर्दन हिला दी। वो चश्मा हनूस उसके हाथ में था। शेल्स आर्मडेल, इसका ब्रांड लोगो देखते ही जन्नत को हैरत का झटका लगा। दुनिया का दौलतमंद शख्स फाहद शेर तो नहीं हो सकता। दिमाग की दलील ने एक बार फिर जन्नत को बदमज़ा किया था। चलें जी, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। शायद इसमें मैंने कुछ साउंड्स डाले हों, क्योंकि अभी मैंने इसमें नहीं डाले, लेकिन जब मैं बनाऊँगी तब इसमें डल चुके होंगे। और मुझे बताइएगा कि साउंड इफ़ेक्ट के साथ ये वीडियो फिर आपको कैसी सुनने में लग रही है। कमेंट में मैं आपका इंतज़ार करूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छे से अपने दिन गुज़ारिए। फिर मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।